देखेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च क्या होता है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है। हम एक क्वेश्चन भी लगाएंगे बाइनरी सर्च पर। ओके ओके, तो पहले देख लेते हैं कि सर्च क्या होता है, सर्च एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करती हैं। एक नॉर्मल सर्च एल्गोरिदम, जैसे एक नॉर्मल सर्च एल्गोरिदम में लीनियर सर्च कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। ओके, और हमको इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ती है, राइट। तो हमारे पास क्या है, सपोज कोई डेटा सेट दिया हुआ है, डेटा सेट हम एरे में ले रहे हैं। ओके, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा दिया होता है, वो एरे में भी हो सकता है, आपको डेटा सेट ट्री के फॉर्म में दिया हो सकता है, आपको डेटा सेट लिंक लिस्ट के फॉर्म में दिया हो सकता है। यहाँ पे हम ले रहे हैं सिंपल एरे, और एरे में कैसे लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं वो मैं करके दिखा रही हूँ। ओके, तो सपोज इसमें 4 एलिमेंट है, 1 5 7 9। ओके, और हमको इस पे लीनियर सर्च लगाना है, राइट। तो जो भी सर्चेस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक टारगेट वैल्यू हुई होती है। सपोज यहाँ पे टारगेट वैल्यू है 7। ओके, तो हमको एक टारगेट वैल्यू दी हुई होती है, और हमको पूछता है कि जो भी ये टारगेट वैल्यू है ये इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो। मतलब जैसे टारगेट वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो पहले तो हमको बताना होगा कि 7 एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि 7 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे 7 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ये 7 है और इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 7 का 2 है। तो लीनियर सर्च करते कैसे हैं, इसका अप्रोच क्या है। लीनियर सर्च जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लीनियरली हम जाते हैं, 1 बाय 1 हर एक डेटा को देखते जाते हैं। तो पहले ये 0 को देखेंगे, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको देखेंगे। ये क्या 2 के इक्वल है, सॉरी 7 के इक्वल है, नहीं है। फिर ये 5 क्या 7 के इक्वल है, नहीं है। फिर ये यहाँ पे आ गया सेकंड इंडेक्स पे 7 के इक्वल है, हाँ। तो इसका आंसर हम रिटर्न कर देंगे 2। अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन टारगेट जो है वो 9 होता, तो हमको ये लास्ट एलिमेंट तक सर्च करना पड़ता है। तो वर्स्ट केस में हम देख रहे हैं, अगर ये डेटा का साइज जो है, डेटा का साइज, डेटा सेट का साइज वो अगर n है, ओके, इनपुट का साइज अगर n है, तो हमको वर्स्ट केस में लास्ट तक भी जाना पड़ सकता है। एक एक एलिमेंट सर्च करते करते हमको सारे एलिमेंट n एलिमेंट तक सर्च करना पड़ जा रहा था। ओके, 9 के केस में लास्ट तक हमको सर्च करना पड़ जा रहा था। तो इसलिए लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ n होती है। ओके, इसको याद कर लो। ओके, तो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है। तो इसीलिए हम आते हैं बाइनरी सर्च पे। अब बाइनरी सर्च में देखेंगे कि फायदा भी कैसे हो रहा है। ओके, तो बाइनरी सर्च की, यहाँ पे लीनियर सर्च का हमने लिखा है, अब हम बाइनरी सर्च का भी एक बार लिख के देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, उसको निकालना भी देखेंगे। ओके, तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बिग ऑफ लॉग n बेस 2 होता है। ओके, अब ये अलग कैसे है और ये इतना अच्छा कैसे, क्योंकि लॉग में हम नॉर्मली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं उससे हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं मिल पाता है। तो अभी तो हम ऐसे ऊपर ऊपर से मैंने लिख दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, मैं बाद में बताऊंगी बेटी कैसे निकालेंगे टाइम, क्यों होती है लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की। पर अभी मैं बता देती हूँ, एक नॉर्मल सपोज n की वैल्यू, इनपुट की साइज अगर 2 की पावर 10 है, तो लीनियर सर्च के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम टेकन लगेगा कितना, t इक्वल टू वर्स्ट केस में 2 की पावर 10 ही होगा, n के इक्वल। और बाइनरी सर्च के केस में t जो है वो 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लॉग बेस 2 n की जगह 2 की पावर 10 रख के देखो तो इसकी वैल्यू होती है 10। मतलब अगर हमारा इनपुट इतना बड़ा भी है, अगर 2 की पावर 10 के बराबर भी है हमारा इनपुट, तो भी हमको 10 ही स्टेप्स में हमको आंसर मिल जाएगा बाइनरी सर्च के केस में। ये फॉर श्योर हमको आंसर मिल ही जाएगा 10 स्टेप्स में ही। तो इसलिए बाइनरी सर्च बहुत अच्छा एल्गोरिदम है एक सर्चिंग एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसलिए अब हम देखते हैं
बाइनरी सर्च का, कि इसका अप्रोच क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आ जाते हैं अब रियल अपना बाइनरी सर्च पे कि करते कैसे हैं। ओके, तो बाइनरी सर्च में एक चीज मैं बता दूं, बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि जो भी डेटा सेट दिया होता है, हाँ हमारा एक डेटा सेट है, इसको हर पॉइंट पे, एट ईच पॉइंट, हम क्या करते हैं, डेटा सेट को या फिर इनपुट इनपुट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन टू पार्ट्स। ये चीज आप देख लो। ओके, अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी सर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे लगता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं एक और पॉइंट, कि सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे ही लगा सकते हैं, सॉर्टेड इनपुट सॉर्टेड एरेज पे ही लगा सकते हैं। ओके, जो मैं अभी एल्गोरिदम बता रही हूँ, वो एल्गोरिदम बाइनरी सर्च का सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे ही लगा सकते हैं। और बाइनरी सर्च में करते क्या है, ईच पॉइंट पे, ओके, ईच पॉइंट पे जो है वो इनपुट को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। तो इनपुट डिवाइड होते 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 बहुत छोटा हो जाता है जब तक हमको आंसर मिल रहा है। ओके, तो इसको हर बार दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, और फिर लेफ्ट गए या राइट गए, सपोज इस बार लेफ्ट जा रहा है। ओके, सपोज इस बार लेफ्ट जा रहा है, फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, फिर से सपोज हमको राइट राइट में जाना है, फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब हम दिखाते हैं कैसे। ओके, ये चीज कैसे होती है, तो बस ये ध्यान रखना है कि इनपुट को हर बार दो पार्ट में डिवाइड करना है, राइट। अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक सॉर्टेड एरे ले लेते हैं। ओके, एक सॉर्टेड एरे ले लेते हैं, 1 5 6 8 9। ओके, सॉर्टेड एरे है ये। ओके, इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो कहाँ से डिवाइड हो रहा है वो भी हमको लिखना होगा। और एरे का स्टार्ट और एंड लिख लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। ये जो स्टार्ट और ये एंड है वो इंडेक्सेस है। स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 4 यहाँ पे। ओके, तो इसका बीच का वैल्यू को सपोज हम मिड बोल देते हैं। स्टार्ट और एंड के बीच की वैल्यू को इस साइड में मैं लिख लेती हूँ, उसको मिड बोल देते हैं। तो मिड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड को निकालने का फॉर्मूला होता है स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। इसको हाईलाइट कर देंगे क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। ओके, ओके, तो हमको मिड निकालने के लिए स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। मतलब वो बीच वाला इंडेक्स होगा, मिड इक्वल टू बीच वाला इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट प्लस एंड क्या है, मिड क्या आएगा, मिड इक्वल टू स्टार्ट 0 प्लस 4 बाई 2, 2 आया। ओके, 2 के लिख लो आप मिड। ओके, और टारगेट, टारगेट तो लिया ही नहीं, टारगेट नहीं बोलना है। ओके, टारगेट जो है वो 8 है सपोज। हाँ, तो सपोज टारगेट 8 था। हाँ, अब हमको मिड मिल गया, मिड का इंडेक्स हम 6 पे अब आ गए हैं। हाँ, बीच दो पार्ट में डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड हुआ ये दो पार्ट में। एक लेफ्ट वाला पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट, और ये राइट वाला पार्ट। ओके, दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ। और तो फिर यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि मिड जो है वो मिड मिड पे जो वैल्यू है 6, वो टारगेट के इक्वल है क्या। 6 8 के इक्वल नहीं है, राइट। तो हमको कहाँ जाना है, लेफ्ट में या राइट में। 6 जो टारगेट है 8, वो 8 जो है वो 6 से बड़ा है, मतलब वो राइट में ही मिलेगा क्योंकि एरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड एरे में सारे बड़े वैल्यूज राइट में मिलते हैं, राइट। इसीलिए सॉर्टेड एरे की जरूरत पड़ी थी बाइनरी सर्च के लिए। अब समझ में आया। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया। तो अब हम मिड पे हैं, 6 पे हैं, और हमको टारगेट टारगेट जो है बड़ा है, तो हमको राइट में मिलेगा। मतलब अब हमको सिर्फ ये एरे से मतलब है जो 8 और 9 था। ओके, क्योंकि मिड 6 तो 8 के इक्वल भी नहीं है, और राइट में ही हमको टारगेट मिलेगा, इतना हमको पता है क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो 3 और 4 इंडेक्सेस तो वही रहेंगे। हाँ, बाकी सारे एरेस को ध्यान नहीं देना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, अब देखो ये हो गया। अब फिर से एंड तो यही था, एंड तो यही था। हाँ, अब नए वाले एरे में ये वाला वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा, 8 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
और ये वाला वैल्यू एंड हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में जा रहे होते तो 1 जो है वो स्टार्ट हो जाता और 5 जो है वो एंड हो जाता। यहाँ पे 8 स्टार्ट है, 9 एंड है। ओके, नए वाले एरे में नया स्टार्ट एंड होगा। ओके, ये मिल गया। ओके, अब देखो एक और चीज ध्यान दो, मिड जो था वो 6 था। हाँ, सॉरी 2 था। मिड मिड जो था वो ये 2 इंडेक्स था। ओके, तो स्टार्ट इसके जस्ट बाद वाला इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है नया एरे में। तो स्टार्ट जो है इसको एक और चीज से बोल सकते हैं, नेम दे सकते हैं कि स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, अगर लेफ्ट लेफ्ट एरे में गए होते 5 1 और 5 वाले एरे में, तो 5 जो है वो मिड माइनस 1 हो गया होता। ओके, तो ऐसे आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ तक हमको ये मिल गया। अब फिर से मिड निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे मिड क्या निकलेगा, मिड इक्वल टू स्टार्ट 3 + 4/2। ओके, अब देखो 7/2 7/2 हम लिख सकते थे 3.5 भी, पर मिड जो है ना वो इंट होता है, तो मतलब 3। ओके, 3 वैल्यू आएगी, तो मिड जो है वो 3 पे आ रहा है। मिड जो है अब नए वाले एरे में कैलकुलेशन के बाद मिड जो है वो 3 पे आ रहा है। ओके, तो मिड इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब देखो चेक करेंगे कि मिड पे जो वैल्यू आ रही है 8 वो टारगेट के इक्वल है क्या। मिड पे जो वैल्यू है वो 8 है और टारगेट जो है वो 8 है, तो मिल गया ना अब हमको टारगेट। तो हमको क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर दो 3 को। ओके ओके, ये चीज हो गई, तो हमारा आंसर भी आ गया। अब हम देख लेते हैं ये सारे चीजों से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, कंक्लूजन्स निकल रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स हमको कोड के लिए जरूरत होंगी वो हम निकाल ले रहे हैं। ओके, पहला चीज क्या था, पहला क्या चीज था, हमने सबसे पहले पहले क्या किया था, ध्यान दो। हमको एरे दिया हुआ था ऑलरेडी, उसमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना था, हमने क्या किया था कि एक स्टार्ट और एंड की वैल्यू डिफाइन कर दी थी। स्टार्ट पहला वैल्यू, एंड जो है वो लास्ट वैल्यू। तो अगर एरे का साइज n है, सपोज एरे का साइज n है, तो एंड जो है n-1 इंडेक्स पे है और स्टार्ट जो है 0 इंडेक्स पे है। तो ये लिख लेना है, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू n-1। आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ रही हो। ओके, ये चीज हमने लिख लिया, तो पहला पॉइंट तो हमने लिख लिया। ओके, अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, पहले स्टार्ट और एंड जैसे ही निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट और एंड जैसे ही हमको मिला था हमने मिड निकाला था। यहाँ पे भी जैसे ये छोटे वाले एरे में भी जैसे हमको स्टार्ट और एंड मिला था, इस वाले एरे में भी और इस वाले एरे में भी हमको जैसे ही स्टार्ट और एंड मिला था हमने मिड निकाला था। ओके, तो हमको मिड निकालना है और मिड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ओके, फाइन। अब आगे के क्या पॉइंट्स हैं, जैसे ही मिड निकल रहा है, तो हम जैसे ही मिड निकल रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ओके, जैसे ही मिड निकल रहा है हम मिड को कंपेयर कर रहे हैं कि मिड मिड पे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है क्या। हाँ, अगर टारगेट के इक्वल थी तो यहाँ पे हमने रिटर्न कराया था ना 3, टारगेट के इक्वल थी मिड की वैल्यू, तो हमने रिटर्न करा दिया था 3 वो इंडेक्स। ओके, तो पहले तो चेक करेंगे। अब मिड टारगेट की वैल्यू मिड से बड़ी भी हो सकती है, जैसे ओके ओके, सो यहाँ पे पहले वाले एरे में, बड़े वाले एरे में टारगेट की वैल्यू जो थी वो 8 थी, वो यहाँ के मिड से बड़ी थी। हाँ, मिड से बड़ी भी हो सकती है, कभी कभी टारगेट हो सकता है। अगर टारगेट 5 होता, टारगेट ये 5 होता, तो मिड से छोटी होती टारगेट की वैल्यू यहाँ पे ही। तो मतलब मिड मिड की वैल्यू से टारगेट बराबर भी हो सकती है उसके, टारगेट उससे बड़ी भी हो सकती है, टारगेट उससे छोटी भी हो सकती है। मतलब लेफ्ट एरे में भी जा सकते हैं हम, राइट एरे में भी जा सकते हैं, या तो वहीं से वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने मिड निकाला, हमारे पास
3 कंडीशंस आ गई। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि अगर मिड की वैल्यू, अब यहाँ पे मिड की वैल्यू मतलब मिड पे जो वैल्यू आ रही है मैं लिख दे रही हूँ ऐसे, मिड वैल्यू। सो मिड की वैल्यू जो है अगर टारगेट के इक्वल है तो सीधा उसका इंडेक्स रिटर्न करा दो। मिड पे जो वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है, मिड है, राइट। यहाँ से आप देखो, ये मिड मिड जो था वो 3 था, तो सीधा इंडेक्स रिटर्न करा दिया था हमने। या तो एक और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मिड की जो वैल्यू है वो टारगेट से छोटी हो, टारगेट बड़ा हो उससे। टारगेट अगर बड़ा है मिड की वैल्यू से तो हमको राइट में जाने की जरूरत है। ओके, तो राइट में गए, जैसे यहाँ पे ही इस वाले में हम राइट वाले एरे में गए थे, राइट वाले एरे में 8 9 में गए थे। तो हमने क्या किया था कि स्टार्ट की वैल्यू क्या कर दी थी, मिड प्लस 1 कर दी थी, और एंड वही रह गया था। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देना है बस, सिंपल। कुछ और करना ही नहीं है, कुछ रिटर्न करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 सिंपली। ओके, एक और कंडीशन होगी फिर, अगर मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी होगी। अगर मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी होगी, मतलब मिड की वैल्यू टारगेट से कब बड़ी होगी, जब मिड की वैल्यू राइट में होगी और टारगेट लेफ्ट में होगा। ओके, तो हमको लेफ्ट एरे में जाना है। ओके, तो तब क्या करना होगा कि एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। ओके, बताया था मैंने, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट। ये कंडीशंस होगी। ओके फाइन, तो यहाँ तक हमारा निकल गया, राइट। अब कुछ और चीजें भी ध्यान देनी है। अब ये सारी चीजें एक लूप में चलेंगी, राइट। हर बार मिड निकालना है, हर बार मिड निकालना है, और उसके बाद से कंपेयर करना है, कंडीशन सारे कंपेयर करने हैं। पर फिर से तो मिड निकालना पड़ रहा है ना हर बार। अब देखो, पहले 5 इतने बड़े एरे के लिए मिड निकालना था, अब उससे छोटे एरे के लिए मिड निकालना है, फिर उससे छोटे एरे के लिए मिड निकालना होगा जब तक आंसर ना मिल जाए। तो ये सब करने के लिए एक लूप तो चाहिए होगा। उस लूप की कंडीशन क्या होगी, उस लूप की कंडीशन ये होगी, आप यहाँ पे हमेशा देखो, स्टार्ट हमेशा लेफ्ट में है, एंड हमेशा राइट में है। ओके, तो स्टार्ट की वैल्यू हमेशा एंड से छोटी होगी। स्टार्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंड। तो ये चीज, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, स्टार्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंड। ये इसी लूप में सारी चीजें चलेंगी। ओके, ओके, एक और पांचवा कंडीशन, एक छोटा सा कंडीशन है, एज केस है, जो हम भूल रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे ये एरे लिया था बड़ा सा, हाँ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मिड निकालने लगा और मिड को कंपेयर करने लगे कि ये 8 के इक्वल है कि नहीं। बट क्या पता 8 जो है वो 0 इंडेक्स पे हो, 4th इंडेक्स पे हो, मतलब स्टार्ट या एंड पे हो। तब तब तो हम कभी इसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। हम तो हमेशा अंदर अंदर वाले एलिमेंट्स को चेक करते रह जाएंगे। अगर पहला या लास्ट एलिमेंट अगर टारगेट के इक्वल है फिर तो उसके लिए हमको ज्यादा ओवरराइड करने की जरूरत ही क्यों है। तो हम यहीं से ही रिटर्न करा देंगे, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ही रिटर्न करा देंगे कि पहली वैल्यू या लास्ट वैल्यू अगर टारगेट के इक्वल है तो वही इंडेक्स रिटर्न करा दो, पहला या लास्ट इंडेक्स जो भी है उसके इक्वल है। तो एक एक और इसके लिए दो कंडीशंस, अगर जो भी एरे है, सपोज नम्स एरे है, नम्स ऑफ 0 इक्वल टू टारगेट, अगर पहला वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो पहला इंडेक्स रिटर्न करा दो। पहला इंडेक्स क्या होता है, 0। नहीं तो अगर लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है तो लास्ट इंडेक्स को रिटर्न करा दो। ओके, लास्ट इंडेक्स क्या है, n-1। ओके फाइन, एन जो है, ध्यान रखना, एन जो है वो जो भी नम्स नाम का एरे है उसका साइज है। ओके फाइन, तो ये 5 कंडीशंस हो गए। फाइन, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो हम कोड कर सकते हैं।
ओके, अब हम कोड में देखते हैं। राइट, कोड में आ गए हैं एडिटर में। तो पहले हमको क्या करना है, नम्स का साइज निकालना है। नम्स इक्वल टू नम्स प्लस एन इक्वल टू नम्स का साइज। ओके फाइन। अब हमको एक स्टार्ट निकालना है, एंड स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू, पहला कंडीशन यही था इफ यू रिमेम्बर, एंड इक्वल टू n-1। राइट, ओके। और मिड लिख लेते हैं। मिड को बाद में डिफाइन करेंगे, पर मिड मिड एक एलिमेंट चाहिए होगा। ओके, अब कहाँ आएंगे हम, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या है। कंडीशन जो है उस वो किस बेस पे चलेगी कि स्टार्ट हमेशा एंड से छोटा है। ओके, तो एक वाइल लूप बना लेते हैं कि तब तक चलो तुम जब तक कि स्टार्ट जो है एंड से छोटा है। ओके फाइन। अब देखो, फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन मेट हो गई। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिड निकाल रहे हैं। मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ओके ओके फाइन। अब हमारी आई तीन कंडीशंस, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन कंडीशंस, अगर मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो मिड रिटर्न करा दो। इफ मिड मिड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नम्स ऑफ मिड। हाँ, ऐसे ही तो एरे के इंडेक्सेस से उसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो मिड की वैल्यू जो है वो अगर टारगेट के इक्वल है तो वो इंडेक्स से रिटर्न करा दो। इंडेक्स क्या है, मिड। ओके, अदरवाइज अगर मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है, मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है, तो क्या कर दो, क्या था, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, अदरवाइज एक और कंडीशन हो सकती है कि मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी हो। तो क्या करेंगे, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। ओके, ये भी ये भी पॉइंट कवर कर लिया हमने। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट कवर हो गया। अब ये पॉइंट कवर करना है कि अगर पहला या लास्ट एलिमेंट अगर टारगेट के इक्वल है तो क्या करेंगे। तो उसको सबसे पहले ही लिखेंगे, राइट। बाद में क्यों ही लिखना, क्यों ही इतना टेंशन लेना। तो अगर नम्स ऑफ 0, पहली वैल्यू ही टारगेट के इक्वल है, तो पहले वैल्यू का इंडेक्स मतलब 0 रिटर्न करा दो। अदरवाइज अगर नम्स ऑफ n-1 मीन्स लास्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर टारगेट के इक्वल है तो लास्ट का इंडेक्स रिटर्न करा दो। ओके, ओके आई गेस कोड कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसको तो हमने कर लिया, पर यहाँ पे एक और चीज अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो एक और चीज दी हुई है कि अगर वो टारगेट एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कराओ। अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कराओ, जो कि हमने रिटर्न मिड से करा ही दिया है। पर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे इस केस में, इस दूसरे वाले इनपुट के केस में 2 जो है टारगेट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस एरे में, तो उस केस में क्या करना है, हमको -1 रिटर्न करना है। तो हम एक और लाइन बस लिखनी पड़ेगी कि रिटर्न करा दो -1 अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो। ओके, रन करा के देख लेते हैं। ओके, नॉर्मल टेस्ट केसेस रन कर गए, फाइनल करा के देख लेते हैं। ओके फाइन, एक्सेप्टेड। ओके, अब मैं एक और चीज बताने वाली थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने वाली थी मैं।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो नॉर्मली इससे आपको इस टाइप के बाकी क्वेश्चंस का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करने का आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि साइज जो है स्टार्टिंग में, जो प्रोसेसिंग इनपुट, देखो इनपुट तो हमेशा हमारा एन ही रह रहा है, एन साइज का ही। इनपुट का साइज एन ही रह रहा है, पर जो प्रोसेसिंग इनपुट है, स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग इनपुट की साइज एन है, फिर हम मिड से काट देते हैं, फिर उसकी साइज हो जाती है n/2। प्रोसेसिंग इनपुट जिसको हमको प्रोसेस करना है वो n/2 हो जाती है, जिसको हमको चेक करना है, मतलब जिसमें हमारा ध्यान है, जिसको जिसको छोड़ चुके हैं हम, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 हो जा रही है, फिर हम उसको आधे पार्ट में बांट दे रहे हैं, फिर उसकी साइज n/4 हो जा रही है, फिर इसको आधे पार्ट में बांटो, ऐसे करते करते लास्ट में वर्स्ट केस में एक एलिमेंट बचेगा, उसकी साइज 1 होगी। तो ऐसे हमेशा हाफ में डिवाइड हो रहा है, n से n/2, n/2 से n/4, ऐसे n/4 से 1/n/8 करते करते 1 तक आ रहा है। तो हमेशा जब भी इनपुट साइज डिवाइड होता है 2 पार्ट में, हाँ, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग में आ जाता है, लॉग n और बेस। ओके, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log base log n base 2। Fine, I guess that was it.